हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजी चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो चलो आज कुछ और कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर कर लेते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले अपने को लास्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये जो लेक्चर है उसी से कनेक्टेड है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस ऑन और इक्वेटोरियल लाइन। 2 पॉइंट पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब बात कर रहे हैं अपन कि टॉर्क इन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर मैं किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूँ तो उसके अंदर जो जनरेटेड टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू है, वो अपने को निकालनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को बात करना पड़ेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन ने बताया था कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर, जो एवरी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर। और अपन ने बताया था भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं। क्लियर बात। तो ये अपन ने पढ़ा था। तो यानी कि अपने को क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है ना, इन डाइपोल को अगर मैं टॉर्क जो है डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करता हूँ तो टॉर्क कितना जनरेट होगा वो अपने को निकालनी है। क्लियर बात। चलो करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाता हूँ। तो ये है अपने पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ अपने पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब कैसे पता चलेगा यूनिफॉर्म है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लिया कि यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है, ये अपने पास में डाइपोल है। ठीक है, यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है, जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने नाम दिया a, इसको नाम दे दिया b। तो यहाँ पे देखो अपने पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो क्या होती हैं, पॉजिटिव से तो स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर क्या होती है, एंड होती है। तो सिंपल सी बात है, ये इधर से इधर जा रही है, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रही है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हो न हो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये इधर जा रही है, और इस साइड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये इस साइड में आ रही है। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि जितनी इधर से जा रही है उतनी ही तो इधर जा रही है, यानी कि यहाँ से निकल रही है तो ये यहाँ पे जा रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म, ये जो यहाँ पे तो पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये अपन ने पढ़ा है प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, और डाइपोल का जो चार्ज होता है एक तो -q होता है और एक +q होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर आ गया चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, यानी कि ये इस साइड में फोर्स लगाएगा F। सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या लगाएगा, ये F फोर्स लगाएगा, है ना। तो अब ये जो फोर्स है वो किसके थ्रू लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लग रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं E वी नो दैट E कितना होता है, F/Q। देन F कितना आएगा, QE। यानी कि फोर्स यहाँ पे लग रहा है QE इस डायरेक्शन में और QE ही इस डायरेक्शन।
यानी कि यहाँ पे जो अपने पास में ये डाइपोल है, मान लेते हैं ये डाइपोल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये क्या कर रहा है, एक फोर्स तो इस साइड में लग रहा है और एक फोर्स इस साइड में लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का लग रहा है क्योंकि चार्ज इक्वल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्योंकि यहाँ पे जो लग रहा है दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ये फोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सबके लिए सेम है। तो यानी कि यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रहा है ऐसे हो रहा है, यानी कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स कितना आएगा डाइपोल पर, नेट फोर्स टोटल फोर्स कितना हुआ, QE माइनस का QE इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इस डाइपोल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन जो क्या है, अपोजिट है। एक की तो इस लेफ्ट साइड में मान लेता हूँ, एक की राइट साइड में है, तो क्या होगा यहाँ पे जो नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। नेट फोर्स कितना आ रहा है बोलो, 0। यानी कि नेट फोर्स 0 है, यानी कि कोई बॉडी के ऊपर अगर फोर्स 0 है टोटल, यानी कि इसके ऊपर फोर्स 0 है, यानी कि ये तो इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, तो ये बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, यानी कि इसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। सिंपल है, यानी कि यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है, इस साइड में जितना लग रहा है उतना ही इस साइड में लग रहा है, तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, इसका कंफर्म बात है। यानी कि जब फोर्स नहीं होगा तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा है अपने पास में। लेकिन ठीक है, लेकिन तुम देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे है, ये यहाँ पे डाइपोल है ना, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन और इस माइनस क्यू चार्ज पे लग रहा है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे ये तो इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये क्या होगा, ये इधर जाएगा तो ये ऐसे आएगा, रोटेट होगा अपनी जगह पे। कितना रोटेट होगा, इतना। मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल है, ठीक है कि नहीं, ये थीटा एंगल है, तो यहाँ से ये कितना रोटेट होगा, थीटा रोटेट हो जाएगा। और जैसे ये ऐसे आएगा तो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, और दोनों की जो डायरेक्शन है, यानी कि जो पॉइंट है, एक्शन पॉइंट है, वो भी क्या आ गया, सेम आ गया। यानी कि उस कंडीशन के अंदर क्या आ जाता है, ये स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब है एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 होने के बावजूद यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स है अपने पास में, उनकी जो एक्शन लाइन है वो अलग अलग है। यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है इस लाइन के अकॉर्डिंग लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस लाइन के अकॉर्डिंग लग रहा है। यानी कि नेट फोर्स तो 0 हुआ, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, अलग अलग है ना। तो इस वजह से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो रोटेशन के अंदर अपन जानते हैं एक पिन पॉइंट के अकॉर्डिंग, यानी कि इस पॉइंट के अराउंड ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। ये क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा और ऐसे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। यानी कि रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, टॉर्क है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि अपने को यही टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, यानी कि टॉर्क जनरेट है। टॉर्क जो होगा, टॉर्क कितना होता है बोलो, फॉर्मूला होता है इसका, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको डिनोट कर देता हूं मैं टो से, और यहाँ पे फोर्स को डिनोट कर दिया मैंने एफ से, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही आई ना, ये रही। इस पॉइंट का ए नाम दे रखा है, इसका बी नाम दे रखा है, तो इसको नाम दे दे सी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई बोलो, BC। यानी कि यहाँ पे आ गया BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर बात। तो अब देखो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू तो हमें पता है, वी नो दैट F इक्वल टू कितना है, QE है। F इक्वल टू कितना है, QE है। F की वैल्यू तो अपन ने निकाल रखी है। अब BC की वैल्यू निकाल लूँ मैं, तो यानी कि मैं वैल्यू निकालता हूँ BC की। तो इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल के अंदर अपन देख रहे हैं A, B और C के अंदर। तो यहाँ पे ये थीटा है, तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि ये तो क्या होगा अपने पास में, परपेंडिकुलर। तो यानी कि साइन थीटा अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन में H। यानी कि P अपॉन में H की वैल्यू कितनी आई, P की तो वैल्यू कितनी है, BC। यहाँ पे आया BC अपॉन में H, यानी कि ये है ना। तो ये डिस्टेंस तो कितनी है, 2a है। यानी कि यहाँ पे आया
2a, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ BC इक्वल टू कितना आया 2a साइन थीटा, ठीक है ना बात। तो यहाँ पे BC आ गया 2a साइन थीटा, यानी कि मैं क्या करूँगा, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट जो अपने पास में इक्वेशन आई है उसके अंदर वैल्यू पुटअप कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो, टो इक्वल टू एफ की वैल्यू तो लिख देता हूं मैं QE इंटू में BC की वैल्यू कितनी आई 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि P इक्वल टू क्या बन रहा है, Q इंटू में 2a, क्योंकि अपने को डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में निकालना ही है। तो ये Q रहा, ये रहा 2a, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टो बराबर PE साइन थीटा, यानी कि इसको ऐसे लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, P इक्वल टू P क्रॉस E, क्योंकि अपन जानते हैं कि टो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो P है डाइपोल जो मोमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो E है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, टो इक्वल टू P क्रॉस E। क्लियर बात। अब देखते हैं अपन इसकी कुछ कंडीशंस। केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना हो 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये ऐसे है डाइपोल है ना, ये ऐसे आ जाए, ये ऐसे रखा हो, ऐसे हो, यानी कि डायरेक्शन ऑफ P, डायरेक्शन ऑफ P और डायरेक्शन ऑफ E, यानी कि किसके बीच एंगल है, P और E के बीच में ही तो है ये एंगल, P और E की डायरेक्शन क्या हो, सेम रहे। तो P की डायरेक्शन तो अपन जानते हैं -q से +q की ओर है और E की जो डायरेक्शन है इस साइड में है। अगर यही डाइपोल ऐसे आ जाए, P की डायरेक्शन इधर, E की डायरेक्शन इधर, यानी कि थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, यानी कि ये कंडीशन बता रहा है ये ऐसे, जैसे कि मान लिया ये डाइपोल आ गया यहाँ पे, ये -q आया और ये +q आ गया। तो अब फोर्स किधर लगेगा, QE, अब फोर्स कितना लगेगा QE। तो नेट फोर्स इस कंडीशन में भी 0, लेकिन इसके अंदर लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही है, यानी कि इसी पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है इधर, इसी पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि इसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। यानी लाइन ऑफ एक्शन का जो फोर्स का जो एक्शन पॉइंट है वो भी क्या है, सेम है, यानी कि यहाँ पे ये रोटेट करेगा ही नहीं। क्यों, तुम देखो, यानी कि इधर फोर्स इस साइड में लग रहा है, इधर फोर्स इधर साइड में लग रहा है, तो तुम देख लो क्या ये रोटेट करेगा, जेन्युइन सी बात है कि नहीं करेगा, है ना, सिंपल सी बात। मान लिया कि तुम हो ऐसे यहाँ पे, है ना, लेटे हुए हो, एक तुम्हारी टांग पकड़ के इधर खींचता है, एक इधर खींचता है सर पकड़ के, अलग ही हो जाओगे, लेकिन क्या होगा, ना तो ये इधर रोटेट करेगा ना इधर रोटेट करेगा, बस दोनों का फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब की बात है ये। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आएगा टो इक्वल टू PE साइन 0 और PE साइन 0 यानी कि 0, यानी टॉर्क इस कंडीशन में कितना आएगा, 0 होगा। और इस कंडीशन में जो डाइपोल है स्टेबल रहेगा, डाइपोल क्या रहेगा, स्टेबल, ठीक है कि नहीं। यानी कैसे बोल दे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल वाली कंडीशन कौन सी है, तो ये वाली कंडीशन है जब P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन केस सेकंड की। केस सेकंड में अपन देखते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि मैंने डाइपोल को जो इस पर रखा है वो इस प्रकार से नहीं रख के इस प्रकार से रखा है, ठीक है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए, यानी कि यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे नेगेटिव Q और यहाँ पे पॉजिटिव Q। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, चार्ज तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो यानी कि इस साइड में तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस साइड में फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। क्लियर है। तो यानी अब देखो सबसे ज़्यादा रोटेशन की कंडीशन यही है, यानी कि P टो इक्वल टू कितना आएगा, PE साइन 90, यानी कि टो बराबर कितना आया, PE, जो कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो टॉर्क होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तुम देखो ये अगर मैं यहाँ था, ये है ना, तो ये थीटा है, वो टॉर्क कितना हो रहा था,
ये यहाँ से यहाँ तक जनरेट हो रहा था, यानी कि थीटा रोटेट कर रहा था। ये थीटा 60 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन लेस देन कितना था, 90 डिग्री था। लेकिन जैसे ये ऐसे है, यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये कितना रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, यानी कि कितना टॉर्क जनरेट हुआ उसमें, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री आएगी। यानी कि थीटा जब 90 है तो टॉर्क क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड आउट होती है अपने को, ठीक है। यानी कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन के अंदर थीटा की जो अपने पास में टॉर्क है वो मैक्सिमम जनरेट होगा। ये तो अंधे को भी दिख जाता है, दिख रहा है ये अपने को, ऐसा है ना। तो सेकेंड कंडीशन आ गई। केस थर्ड की बात कर रहे हैं, केस थर्ड की बात कर रहे हैं। तो टॉ बराबर थीटा की वैल्यू ले लेता हूं, थीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री है। तो टॉ बराबर कितना आएगा, पीई साइन 180 डिग्री। यानी कि मैंने क्या किया इस बार, जो पी की डायरेक्शन तो मैं इस साइड में लूँ, लेकिन ई की डायरेक्शन इस साइड में लूँ। जैसे कि क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे लिया अपन ने, है ना इसको। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू कर दिया अपन ने, यहाँ पे कर दिया माइनस क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये, और पी की डायरेक्शन ये, पी की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। यानी कि अब देखो ये ई है और ये क्या है, पी है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये इस साइड में पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। यानी कि इस टाइम पर जो फोर्स लग रहा है दोनों पर, यानी कि पॉजिटिव ये इधर है तो पॉजिटिव पर तो फोर्स इधर लग रहा है, ये नेगेटिव पे इधर लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स इस कंडीशन में भी जीरो है, क्योंकि एक इस साइड में लगा रहा है फोर्स, एक इस साइड में लगा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना, जीरो। और लाइन ऑफ एक्शन भी कितना है, एक ही है, तो यानी कि जीरो। यानी कि टॉर्क भी कितना जनरेट होगा, जीरो होगा। लेकिन ये डाइपोल की सबसे अनस्टेबल कंडीशन है, अनस्टेबल कंडीशन है। वो चाहेगा कि ऐसा नहीं हो, क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि वो ऐसे आ जाए, स्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो यानी कि ये इस टाइप से अपन ने क्या पढ़ा, डाइपोल के अंदर जो टॉर्क जनरेट है वो अपन ने निकाल लिया जब इसको रखा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक के फील्ड के अंदर। क्लियर बात। अब इसके कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स कर लें, ताकि अपने को और क्लियर हो जाए ये टॉपिक। इसके क्वेश्चन, ये जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, जो आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग आज का ये लास्ट लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे बीच में। तो यहाँ पे इसका ये जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है आरबीएससी बोर्ड का, और इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहला चैप्टर जब क्लियर होगा तभी आगे के चैप्टर काम में आने वाले हैं, ठीक है कि नहीं, समझ में भी तभी आएंगे अपने को। चलो करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपने पास, टू चार्ज ऑफ 1000 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 2 mm अपार्ट, दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट 30 डिग्री एंगल, ठीक है। तो क्या बोल रखा है कि एक डाइपोल है, ठीक है, जिसके जो चार्ज है 1000 माइक्रोकूलम, ठीक है, और जो बीच की जो डिस्टेंस है डाइपोल की वो कितनी है, 2 m, और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंगल पर रखा गया है। देन फाइंड टॉर्क। क्या बोला गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना, उसके अंदर इस डाइपोल को, जिसके बीच की डिस्टेंस ये है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंगल पर रखा गया, तो टॉर्क जनरेटेड अपने को निकालना है, ठीक है। निकाल सकते हैं, कितना सॉल्यूशन है बताओ, आसान नहीं है क्या। टॉ बराबर हम जानते हैं ये, वी नो दैट टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा, तो टॉ इक्वल टू पी निकालना पड़ेगा पहले अपने को। तो पी बराबर कितना होता है बोलो, क्यू इंटू में 2a, तो P बराबर Q की वैल्यू कितनी है, 1000 माइक्रोकूलम, यानी कि 1000
इंटू में 10 टू द पावर -6 और ये आया 2 mm, 2 इंटू में 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पे अपन देखते हैं -3 -9 हुआ, ये कितना हुआ P इक्वल टू 2 इंटू में 10 टू द पावर -6 कूलॉम इंटू में मीटर। तो वैल्यू मैं निकालता हूँ अब इसकी। तो P की वैल्यू तो है अपने पास में 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। E की वैल्यू बोलो, गिवन है ये वैल्यू कितनी है 15 इंटू में 10 टू द पावर 4 साइन 30। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। तो 2 से तो 2 गया, तो यहाँ पे टो बराबर कितना आएगा 15 इंटू में 10 टू द पावर -2, ठीक है, न्यूटन इंटू में मीटर। आंसर ये आंसर आ गया। बताओ कितना इजी सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं मैंने। A dipole of ±5 microcoulomb is placed in electric field of 3 into 10 to the power 7 Newton per coulomb. Distance between both charge is 2 centimeter. Then find the maximum torque. क्या बोला है अपने को, क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2 है, एक डाइपोल है जिसका चार्ज जो है कितना है 5 माइक्रोकुलॉम, ठीक है। बीच की जो डिस्टेंस है 2a है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखा गया है उसकी वैल्यू है 3 इंटू में 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। तो अपने को टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, जो कि टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। क्या बोला है कि अपने को एक डाइपोल है जिसका चार्ज कितना है इतना है और दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो टॉर्क सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। तो हम जानते हैं ना मैक्सिमम टॉर्क तो तभी होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री होती है। तो सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका, सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर अपन जानते हैं कि टो मैक्सिमम बराबर कितना आएगा बोलो PE sin 90। अरे इतना तो है ही ना पता, हाँ। तो टो मैक्सिमम बराबर बोलो कितना आएगा, sin 90 की वैल्यू कितनी बोलो 1, तो कितना आया PE, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, P निकालना पड़ेगा। तो P निकाल लेते हैं अपन। P बराबर कितना होता है Q इंटू में 2a। तो P इक्वल टू Q की वैल्यू तो है अपने पास में 5 माइक्रोकुलॉम, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू में 2a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू में 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पे टॉ मैक्सिमम जो आएगा, टॉ मैक्सिमम कितना आएगा, P की वैल्यू आई इतनी, ये आया 10 इंटू में 10 टू द पावर -8, यानी कि इसका टॉ मैक्सिमम जो आया ये तो कितना है, ये P की वैल्यू आई है और E की वैल्यू है 3 इंटू में 10 टू द पावर 7। तो यहाँ पे आया टॉ मैक्सिमम अगर मैं निकालता हूँ तो आया 3 न्यूटन इंटू में मीटर। आंसर, ठीक है। इस टाइप से अपन ने क्वेश्चन निकाली, यानी कि एक अननोन क्वांटिटी होगी जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी होगी, है ना, और इसकी हेल्प से अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये अपन ने इसके 2 एग्जांपल्स कर लिए हैं, ठीक है कि नहीं। आसान न्यूमेरिकल्स बनता है, इसके ऊपर ज़्यादा हार्ड बनता नहीं है बोर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग। तो अब अपन देखते हैं आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स जो कि पहले, इससे जो पहले वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं अपन, और ऐसे ही 1-2 और क्वेश्चन अपन करते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास, ए डाइपोल ऑफ चार्ज ±10 माइक्रोकुलॉम placed 5 mm distance apart from each other, then find electric field intensity at axis or equatorial। एग्जाम्पल नंबर अपन 3 कर रहे हैं, ठीक है। एक डाइपोल है ना, डाइपोल है जिसका चार्ज की जो वैल्यू है कितनी है 10 माइक्रोकुलॉम है, जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 mm है, ठीक है कि नहीं। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, एक तो एक्सिस पर, और जो डिस्टेंस है आर की जो वैल्यू कितनी 15 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि एक डाइपोल है
जो बीच की जो डिस्टेंस है 5 mm है और जो चार्ज की वैल्यू है कितनी 10 माइक्रोकूलम है। तो इसकी एक्सिस पर ये डाइपोल रहा अपने पास -q + q, यहाँ पे कितनी है अपने पास में 5 mm। इस मिड पॉइंट से यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट P है जिस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो सीधा सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का ऑन एक्सिस पर क्या होता है, बोलो क्या होता है, बोलो बोलो। EP बराबर एक्सिस पे अपन ने निकाला था 2kp/r³। ठीक है, और अपन ने ये भी बताया था ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब r की वैल्यू है वो a की वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो। तुम देख रहे हो कि ये 15 सेंटीमीटर है और ये 5 mm है, जो कि बहुत ज़्यादा है 15 सेंटीमीटर 5 mm से, यानी कि फॉर्मूला यही लगने वाला है। तो सबसे पहले तो अपन P की वैल्यू निकालते हैं। P निकलता है Q इंटू में 2a, तो Q इंटू में 2a अगर मैं निकालता हूँ तो 2 ये आया, Q की वैल्यू थी कितनी है 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 इंटू में 10⁻⁻�6। ठीक है ना बात। और 2a की वैल्यू बोलो 5 mm, यानी कि 5 इंटू में 10⁻⁻3। यहाँ पे कितना आएगा बोलो, इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये कितना आया 50 इंटू में 10⁻⁹, यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आया 5 इंटू में 10⁻⁸ कूलम इंटू में मीटर। ठीक है ना बात, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। तो E बराबर 2, K की वैल्यू अपन जानते हैं 9 इंटू में 10⁹, और ये वैल्यू आ जाती है अपने पास में P की वैल्यू 5 इंटू में 10⁻⁸ अपॉन में R की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 इंटू में 10⁻² का होल स्क्वायर आएगा ना इसको, क्योंकि होल क्यूब, क्योंकि r³ है तो r का क्यूब किया अपन ने। तो यहाँ पे जो हम देखो ये तो कितना है 18 इंटू में 5, और यहाँ पे पावर बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी 10, ये आ गया 10 अपॉन में ये कितना आएगा 15 इंटू में 15 इंटू में 15 इंटू में 10⁻⁻�6, क्योंकि 10⁻⁻² का होल क्यूब कितना आएगा 10⁻⁻�6, ये ऊपर जाके प्लस का 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं अपन पहले। ये तो गया 1, ये गया 3, यहाँ से ये जाएगा कितनी बार 6 बार, यहाँ पे गया 1 बार। ठीक है, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करता हूँ मैं। ये तो कितना बचा यार 60, यानी कि E इक्वल टू कितना आया 60 अपॉन में 15 इंटू में 15 इंटू में 10⁻+6, ये कितना गया 4/15। तो यहाँ पे इसको इधर लेके चला जाता हूँ तो 40/15 इंटू में 10⁵ आ गया, है ना। ये इसको 1 0 इधर लेके आ जाता हूँ तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 2.66 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर कूलम आंसर। एक्सिस लाइन पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम। तो यहाँ पे यही अपने को वैल्यू निकालनी है इक्वेटोरियल पे भी, यानी कि अगर ये पॉइंट P यहाँ पे नहीं होकर यहाँ पर हो तो 15 सेंटीमीटर इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल टू KP/r³। तो E इक्वल टू K की वैल्यू तो अपन जानते हैं 9 इंटू में 10⁹, P की वैल्यू अपन ने निकाली है ये रही 5 इंटू 10⁻⁸, 5 इंटू में 10⁻⁸ अपॉन में r³, यानी कि 15 इंटू में 10⁻² का होल क्यूब। तो यहाँ पे तुम देखो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अपन देखो कि यहाँ पे तो 2kp/r³ है, यहाँ पे क्या है kp/r³, यानी कि इसका हाफ ही तो है ये। तो इसको बिना सॉल्व कर रहे ही इसको क्या कर दूँ, इसमें 2 का डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 1.33 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आ जाता है अपने पास में क्वेश्चन। निकालना सीखा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया एक और क्वेश्चन। इसके साथ ही अपन एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा सा अलग है, अलग पैटर्न पे है, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी हो जाना है। देखते हैं वो क्वेश्चन अपने को क्या बताता है। लेकिन अपन बार बार बताते हैं कि बिना न्यूमेरिकल्स के अपन किसी टॉपिक को कवर कर नहीं सकते, तो न्यूमेरिकल्स निकालने अनिवार्य हैं। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल्स तो आप लोगों को निकालने ही पड़ेंगे।
चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। A proton, neutron and alpha particle are moving in a uniform electric field. Then find the ratio of acceleration of them. क्या बोल रहा है कि अपने पास में एक तो प्रोटॉन है, एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहा हूँ मैं, एक तो प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है ना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर मूव कर रहे हैं। तो सबका एक्सीलरेशन का रेशियो निकालना है अपने को, ठीक है। यानी कि अपने को निकालना है AP रेशियो AD रेशियो A अल्फा, ये निकालना है अपने को। तो अब देखो सबसे पहले अपने को ये सब, ये तो क्या है, प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये अल्फा पार्टिकल है। तो इसको रेशियो, एक्सीलरेशन का जो रेशियो निकालने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है, P। इसका जो मास होता है वो तो अपन लेते हैं MP। इसका जो चार्ज होता है, चार्ज लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर। मान जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो MP ले लिया अपन ने 1.67 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 27 kg, लेकिन फिर भी अपन MP ले लेते हैं। और ये उसका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, ठीक है। ऐसे ही न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो ये होता है 1h2। तो यहां पे देखो 1 किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है। यानी कि इसका जो चार्ज आएगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा इसका चार्ज, लेकिन मास नंबर कितना आएगा, 2। यानी कि इसका जो मास आएगा वो कितना आएगा, 2 MP के बराबर। किसके बराबर होगा, 2 MP के बराबर। ऐसे ही अल्फा पार्टिकल, अल्फा को लिख सकते हैं अपन 2He4, इसे अपन बोलते हैं 2He4। तो अल्फा के अंदर देखो चार्ज कितना है, 2 प्रोटॉन्स हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना आएंगे, 2, चार्ज आएगा इतना, ठीक है। तो और जो मास आएगा कितना आएगा, 4 MP। ये चीज़ अपने को याद भी रखनी है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा के लिए चार्ज है, मास है, चार्ज है और मास है, ये चीज़ें अपने को याद भी रखनी पड़ेंगी। तो यानी कि ये होता है इनके अंदर रिलेशन। तो अब देखते हैं, निकालना है अपने को AP, AD और A अल्फा का रेशियो। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि वी नो दैट F इक्वल टू कितना होता है, MA, और F इक्वल टू कितना होता है, QE भी तो होता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है तो F की जगह मैं QE भी लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे आया MA। अब प्रोटॉन के लिए बात करता हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा, प्रोटॉन के लिए तो चार्ज ये, और इलेक्ट्रॉन की ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा, E, और मास कितना आएगा प्रोटॉन के लिए, MP, और ये आएगा AP। यानी कि AP की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E अपॉन में MP। क्लियर बात। ऐसे ही अगर AD की वैल्यू कितनी आएगी, AD की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो तुम। चार्ज कितना है इसके लिए, E का E रहता है, E अपॉन में 2 MP, क्योंकि मास ही तो इसका डबल होता है। देखो मास इसका क्या हो गया, डबल, 2 MP। ऐसे ही A अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, A अल्फा यानी कि E की, चार्ज की जगह तो यहाँ पे कितना आएगा, 2E, ये कितना आएगा, 2E अपॉन में कितना आएगा बोलो, 4 MP, क्योंकि मास देखो कितना 4 MP के बराबर, यानी कि वापस कितना है इसका, E अपॉन में 2 MP। तो यहाँ से अब इनका रेशियो मैं निकालता हूँ, तो कितना आएगा इसका रेशियो, AP रेशियो AD रेशियो A अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, E अपॉन में MP, आगे E अपॉन में 2 MP रेशियो E अपॉन में 2 MP। तो यहाँ से देखो ये तो कैंसिल, तो कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा, 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2। इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 रेशियो 1 रेशियो 1, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा सकते हैं, जब जो कि इनके फॉर्मूले पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये अपन ने लगा दिया और ये चीज़ 11th से अपन ने ले ली, तो यहाँ पे इस टाइप से इनका एक्सीलरेशन भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ये वाला, और इसके अलावा अपन एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का।
ठीक है, तो लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, बहुत दिन हो गए इसको, ठीक है कि नहीं। आगे जो नया चैप्टर है वो भी अपने को स्टार्ट करना है, तो आज ख़त्म कर रहे हैं इसको। तो अब जो अंतिम जो टॉपिक है, लास्ट जो टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। देखो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है कि यहाँ पे जब अपन कोई भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसके लिए एक इक्विपमेंट होता है जिसकी हेल्प से अपन उसको मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि मास को मेज़र करने के लिए अपने पास में तुला होता है, उसकी हेल्प से अपन मास को मेज़र कर सकते हैं। हाइट को मेज़र करने के लिए अपने पास में क्या होता है, जो फीता होता है या फिर जो टेप होता है, उसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, हाइट को मेज़र कर सकते हैं। ऐसे ही अगर अपने पास में टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए अपने पास में एक थर्मामीटर होता है जिसकी हेल्प से अपन उसको मेज़र कर सकते हैं। ऐसे ही अपने पास में एक और इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, चार्ज को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि चार्ज को मेज़र करने के लिए जो इक्विपमेंट काम में आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। यानी कि इसकी हेल्प से अनुमान लगाया जाता है, यानी कि थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू तो अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते चार्ज की, लेकिन थोड़ा सा ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि इतना चार्ज होगा इसके ऊपर, ठीक है कि नहीं। यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से अपन चार्ज की क्वांटिटी को अपन मेजर करते हैं। क्लियर बात। तो कैसे वर्क करता है वो अपन देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप का वर्किंग अपन समझते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या लिया जाता है, एक ग्लास जार लिया जाता है। ग्लास से बना हुआ जार लेते हैं और इसको अपन कवर कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पे लगा देते हैं कॉर्क, ठीक है। और इसके अंदर अपन जो रखते हैं वो रखते हैं वैक्यूम। क्लियर बात। अब यहाँ पे एक रोड लगा देते हैं अपन, ठीक है कि नहीं, ये रोड लगा दी अपन ने, और यहाँ पे लगा दी एक डिस्क समझ लो ऐसे है ना। ये रोड लगाई अपन ने, एक डिस्क लगा दी ऐसे, ठीक है। जो सीडी वाली डिस्क आती है ना वैसे कंडक्टर डिस्क है ये, ठीक है। एक रोड है नीचे। अब इस जो रोड है, ये जो रोड है, इस रोड पर मैंने, जैसे कि ये रोड है, ये मान लिया अपन ने रोड है, तो यहाँ पे एक कील है छोटी सी, ठीक है, ऐसे इतनी छोटी कील है, और उसके अंदर अपन ने क्या किया, दो ब्लेड्स को लटका दिया है, ठीक है। जो अपने शेविंग वाली जो ब्लेड होती है वैसी ब्लेड्स को लटका दिया है, लेकिन वो किसकी ब्लेड है, वो सोने की ब्लेड है, ठीक है। सोने की ब्लेड क्यों काम में लेते हैं, पहले भी अपन ने बताया होगा कभी न कभी जब रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया होगा। तो सोने की ब्लेड इसलिए काम में ले रहे हैं कि क्योंकि जो गोल्ड है अपने पास में उसका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी होता है, प्लस उनको बहुत ज़्यादा पतला बनाया जा सकता है। यानी कि दो यहाँ पे ब्लेड को लटका दिया ऐसे, यहाँ पे एक ब्लेड है, यहाँ पे दूसरी ब्लेड इसी के ऊपर है ऐसे। क्लियर बात। अब क्या किया गया, इन ब्लेड को ऐसे लटकाया गया तो ये यहाँ पर है ऐसे कैसे। अब क्या किया जाता है कि किसी चार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आता हूँ और टच कर देता हूँ इससे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आया, तो टच किया मैंने इसको, तो टच किया होगा तो ये क्या होगा, चार्ज इधर जाएगा, इधर जाता जाता यहाँ पे तक पहुँचेगा। तो अब ये जो चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो गोल्ड के ऊपर पहुँचा चार्ज, दोनों पत्तियों पे पहुँचा, दोनों ब्लेड्स हैं उनके ऊपर पहुँचा, तो ये इनके ऊपर जो सेम चार्ज आएगा, यानी कि इसके ऊपर क्यू चार्ज आए तो दूसरी के ऊपर भी क्यू ही चार्ज आएगा। यानी कि एक दूसरे को रिपल करके, एक तो आ जाएगी ये इधर, दूसरी चली जाएगी इधर, रिपल्सन हो जाएगा, और बीच की जो डिस्टेंस अपन आर मेजर कर लेंगे। और यहाँ पे कितना है चार्ज क्यू, यहाँ पे भी क्यू। तो अब F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर की हेल्प से F अपने को पता चल जाता है, तो Q की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, Q की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। और यही काम था इसका, यही क्या था, काम था कि जिसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं कि चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने क्या बताया कि इसकी हेल्प से अपन एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों ऐसा, क्योंकि चार्ज यहाँ से इधर जा रहा है, तो चार्ज जा रहा है तो कुछ चार्ज तो यहाँ पे भी रहेगा ना, पूरा का पूरा चार्ज तो आएगा नहीं। मान लिया कि न्यूक्लियस हैवी है तो ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ चार्ज है वो यहीं पे आ जाएगा, लेकिन कुछ चार्ज तो यहाँ रह ही जाएगा ना। इस वजह से यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, पर फिर भी अपन कुछ वैल्यू मतलब जो अनुमान लगा सकते हैं कि इतना चार्ज होना चाहिए। तो इसकी हेल्प से अपन ने क्या किया, चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। क्लियर है।
तो ये होता है अपने पास में इलेक्ट्रोस्कोप। या फिर ऐसा भी हो जैसे कि मान लिया पहले से ही वो चार्ज है, मान लिया कि पहले से ही वो चार्ज है, यानी कि पहले से ही ये यहाँ पे है ब्लेड, अब दूसरी बॉडी लेके जाता हूँ तो या तो ये इधर और ज़्यादा क्या हो गई, रिपल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर जो चार्ज है इसके चार्ज के बराबर है। देखो क्या बता रहा हूँ मैं, मान लिया ये पहले से ही ऐसे रिपल्ड है, ठीक है, दो ब्लेड्स हैं पहले से ही ऐसे हैं। अब मैं कोई दूसरी एक रोड लेके आता हूँ, ठीक है, रोड लेके आया तो ये और ज़्यादा ऐसे फैल गई ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले से चार्ज थी ये बॉडी, दोनों ब्लेड पहले से चार्ज थी, अब जो ब्लेड लेके अपन जो रोड लेके आ रहे हैं उसके ऊपर जो चार्ज है वो इन चार्ज के बराबर है, मतलब जो सेम काइंड ऑफ नेचर चार्ज है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी इन पे पॉजिटिव ही है, ठीक है। अगर ये पहले से इतना थी और जैसे ही मैं इसको रोड को लेके आता हूँ, टच करता हूँ, तो यहाँ पे ये अगर ऐसे आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर और इसके ऊपर अपोजिट चार्ज है, यही तो होगा ना इसका मतलब। तो ये होता है अपने पास में इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर इसी के साथ में कंप्लीट हो जाता है। जितने पॉसिबल हो सके अपन ने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं और इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स अपन कर चुके हैं आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग भी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्या होगी, 2 चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बनाया हुआ है, लेकिन जितना टॉपिक यहाँ तक है उतने अपन ने सारे न्यूमेरिकल्स भी उसके कवर कर लिए हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप इसको देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। और नोट्स को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन करके आप जितने भी पीडीएफ नोट्स चाहिए वो ले सकते हैं, जो कि लेक्चर वाइज दिए हुए हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।